अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद जान हूँ और ये हमारी आज फर्स्ट वीडियो है। आज का जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी का है। फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ये यूनिट सेमेस्टर GBSN सेमेस्टर 3 और पोस्ट RN सेमेस्टर 1 दोनों ही एक ही यूनिट दोनों के लिए है और दोनों सेमेस्टर वाले इस यूनिट को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के हवाले से। सबसे पहले हम आते हैं क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी कम टाइम में हम वीडियो को रिकॉर्ड करें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। इस यूनिट के अंदर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो एफिकेसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पोटेंसी, थेरापेटिक इंडेक्स, ड्रग्स इंड्यूस टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सको। और ये मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं आसान अल्फाज के अंदर, इजी वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है फार्माकोलॉजी। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, डिस्क्राइब द बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल सच एज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों का रिलेशन बॉडी के साथ क्या है और दोनों का रिलेशन ड्रग्स के साथ क्या है, तो मैं डिटेल से आगे जाके इस पर स्टडी करता हूँ। फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम दवाई स्टडी करते हैं, मेडिसिन स्टडी करते हैं और उस मेडिसिन का एक्शन हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मींस के एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। इन दवाइयों का क्या रिलेशन है और इनको जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम कहेंगे फार्माकोलॉजी। तो इसी बेस पे जितनी भी स्टडी है, और अगर हम ड्रग्स बेस पे हम स्टडी करते हैं और ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, उनके एक्शन के ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। और ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मेडिकल साइंस है। आगे जाके जो वर्ड है एफिकेसी, एक्चुअली एफिकेसी ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, एफिकेसी एफिकेसी एफिकेसी। एफिकेसी ही हमारे क्लिनिकल साइड पे जो रिलेशन है एफिकेसी के साथ, ये बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स अक्सर कहते रहते हैं एफिकेसी दवाइयों का क्या है, ये जो फार्मासिस्ट आते हैं और ये मेडिकल लैब वाले जो आते हैं ये अक्सर कहते रहते हैं। एक्चुअली efficacy in medical terms, efficacy refer to the ability of a product or treatment to provide a beneficial effect। मीन्स के किसी भी दवाइयों का, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, ड्रग्स है। जब हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग्स जब हम किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उस ड्रग्स का या उस मेडिसिन के हम असर देखते हैं, हम उसके फ़ायदे देखते हैं और क्या उसके फ़ायदे हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दवाई लेते हैं और दवाई को कोई असर नहीं है, आपने मेडिसिन ली और मेडिसिन खाने के बाद आपको फ़ायदा नहीं मिला, मींस के आपको 103 फीवर है और आपने पेनाडोल ले ली, पेनाडोल खाने के बाद 103 फीवर ही है, 2 घंटे के बाद आपने दोबारा फीवर चेक किया 103, 3 घंटे के बाद दोबारा आपने फीवर चेक किया 103। इसका मतलब ये है कि इस पेनाडोल के एफिकेसी नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो एफिकेसी एक वर्ड है एफिकेसी, दूसरा वर्ड है पोटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इन दोनों के ऊपर अलग सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ग्राफिकल वे से मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो अलग ही इसके साथ मैं अपलोड करूँगा, तो फिर वहाँ पे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली एफिकेसी इट इज़ दैट, फॉर एग्जांपल मैं अगर इजीली मैं समझाऊँ तो इट इज़ मैक्सिमम, मींस के आपको किसी दवाई का मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलना किसी भी डोज का। अगर ये डिपेंड नहीं करता डोज के 100 mg डोज है, 200 mg डोज है, 1000 mg डोज है, नहीं, आपने 10 mg दवाई ली, उस 10 mg का
आपको उस 10 mg से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना असर आ रहा है आपके बॉडी के ऊपर, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एक्चुअली वो ही एफिकेसी है। और जो दूसरा वर्ड है पोटेंसी, पोटेंसी डिपेंड करता है डोज के ऊपर, मीन्स के आप डोज कितना ले रहे हैं, आप 10 mg डोज ले रहे हैं, 20 mg डोज ले रहे हैं या 50 mg जो ले रहे हैं। और अगर आप 50 mg जो आप डोज ले रहे हैं, उस 50 mg डोज से ज़्यादा इफेक्टिव है 10 mg डोज, तो वो डिपेंड करता है पोटेंसी डोज के साथ। तो और उस डोज से आपको जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर, मतलब 50% रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे पोटेंसी इज द कंसनट्रेशन, ई सी मीन्स कंसनट्रेशन, या आप डोज को भी आप कह सकते हैं। तो जो एफिशिएंसी, जो एफिकेसी है, एफिकेसी का डायरेक्ट रिलेशन है रिस्पॉन्स के साथ, और जो पोटेंसी है इसका डायरेक्ट रिलेशन है डोज के साथ। एफिकेसी डिपेंड नहीं करता डोज के, आप डोज कितना ले रहे हैं, आप 1000 mg ले रहे हैं या आप 2000 mg, इससे कोई वो नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पोटेंसी, पोटेंसी मीन्स पावरफुल, पोटेंट, ड्रग्स कितना पोटेंट है। अगर आप 100 mg आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को ड्रग्स, और एक डॉक्टर है वो 200 mg प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 100 mg इस पेशेंट के लिए ज़्यादा पोटेंट नहीं है, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट उनको है 200 mg। तो पोटेंसी मीन्स मेडिसिन कितना पावरफुल है, और ये इनके 50% रिस्पॉन्स कितने टाइम में आता है। तो इन दोनों के ऊपर मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पोटेंसी इसके लिए इट इज़ द, फॉर एग्जांपल, डोज ऑफ ड्रग्स दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स एक डोज ने प्रोड्यूस किया, 10 mg ड्रग्स आपने ली और उन्होंने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट किया। फिर एक पेशेंट ने दो दवाई है, एक 10 mg है, एक 20 mg है। जो 10 mg वाली मेडिसिन है वो 50% रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, और जो 20 mg वाली मेडिसिन है वो 30% रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 mg ड्रग्स एज मोर पोटेंट देन 20 mg ड्रग्स, इसलिए कि 10 mg वाला ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। तो पोटेंसी और एफिकेसी दोनों के साथ, दोनों के आपस में रिलेशन है। अच्छा, ड्रग्स क्या है? एक्चुअली ड्रग्स एनी सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल एक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी मेडिसिन्स, कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस अगर हम वो लें, और उस मेडिसिन्स का या उस केमिकल प्रोडक्ट का या उस केमिकल सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, कोई केमिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, तो उसको हम कहेंगे ड्रग्स। फीवर है, पेनाडोल ली, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद पेनाडोल की वजह से फीवर सेटल हुआ, इसका मतलब यह है कि मेडिसिन खाने के बाद ही फीवर जो है सेटल हुआ। तो उस ड्रग्स का कोई बायोलॉजिकल एक्शन आया, फीवर सेट हुआ। हेडेक हो रही है, आपने मेडिसिन ली हेडेक के लिए, थोड़ी देर के बाद हेडेक बेहतर हुआ, तो वो ड्रग्स है। ड्रग्स को नार्कोटिक ड्रग्स भी हम लेते हैं, लोग लेते हैं, मीन्स के कोई टॉक्सिक इफेक्ट वाले ड्रग्स है, कोई ऑपॉइड ड्रग्स है, कोई भी ड्रग्स है, आप खाने के बाद जो है वो बिल्कुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल एक्शन ही चेंज हो जाता है बॉडी का, तो वो एक्चुअली वो ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आता है। वाई डू नर्सेज स्टडी फार्माकोलॉजी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्सिस के लिए फार्माकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें फार्माकोलॉजी के हवाले से हम हमें ये मालूम हो सके कि हम नर्सिस के लिए मेडिसिन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन तो नर्सिस नहीं लिखते, वो तो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। तो फिर हमारे लिए फार्माकोलॉजी की क्या अहमियत है, हमारे लिए हम क्यों पढ़ते हैं? तो इसलिए पढ़ते हैं टू सेफली एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड टू मोनिटर पेशेंट हु रिसीव दीज मेडिकेशन। इसका मतलब ये है कि हम अगर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं मरीज़ को, क्या वो मेडिसिन ठीक है, क्या वो मेडिसिन राइट्स है, क्या वो मेडिसिन में प्रोवाइड कर रहा है उस जो पोटेंसी है पेशेंट मेडिसिन की, मीन्स के पेशेंट जो मेडिसिन की जो पावर है, जो mg है, वो क्या हम सही दे रहे हैं, क्या हम वो ड्रग्स प्रॉपर कैलकुलेट करके पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
और फिर हम जब प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो हम टाइमली कर रहे हैं या नहीं टाइमली कर रहे हैं, और फिर उस मेडिसिन देने के बाद हम वो असेस कर रहे हैं मरीज़ को 103 फीवर है, आपने फीवर जाके चेक की, टेम्परेचर आया, रिकॉर्ड टेम्परेचर जो डॉक्यूमेंटेड टेम्परेचर है 103, और पेशेंट कंप्लेन करने के बाद आपने फीवर चेक किया, ठीक है, फिर आपने पैरास्टामोल लगवाई या आपने ओरल दे दी, जो भी दिया, थोड़ी देर के बाद पेशेंट कह रहा है कि आपने दोबारा फीवर चेक किया, 103 से 102 आया, 101 आया, 100 आया, तो इसका मतलब ये है कि मेडिसिन लेने की वजह से ही पेशेंट बेहतर हो रहा है। तो हम सेफली एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को मेडिसिन और टाइमली कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको हम असेस कर रहे हैं, फिर हम उसको एवेलुएट करेंगे कि इस दवाई का क्या असर आ रहा है बॉडी के ऊपर, क्या इसका असर कोई बॉडी के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। हम साइड इफ़ेक्ट भी देखते हैं, हम टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी देखते हैं, हम पेशेंट को ये भी असेस करते हैं कि इस मेडिसिन का कोई पेशेंट इस मेडिसिन के साथ कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, मीन्स कि वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है कि इस मेडिसिन के साथ जो है पेशेंट का ये चीज़ें ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये एलर्जीज क्रिएट कर सकते हैं। तो नर्सिस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद हम मेडिसिन प्रोवाइड करें मरीज़ को और मरीज़ को फिर असेस करें। तो हमारे लिए इसलिए नर्सिस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजी ही है ड्यूरिंग क्लिनिकल्स ड्यूरेशन के दौरान। अच्छा, कुछ क्लासिफिकेशन है मेडिसिन की, यहाँ पे ये स्लाइड थोड़ा आपको शायद नज़र आ रहा होगा। जनरल क्लासिफिकेशन मेडिसिन का है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स मीन्स के जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ को, ऑफिशियल ड्रग्स, OTC ड्रग्स, कंट्रोल ड्रग्स। ऑफिशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो जिनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड हो, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कंट्रोल ड्रग्स अथॉरिटी एक इदारा है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा जो है कोई मेडिसिन्स अगर वो मैन्युफैक्चर करने के बाद वो मार्केट में आती है, तो मार्केट से पहले उस इदारे से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। उस इदारे को भेज देते हैं और वो इदारा उसको ट्रायल बेस पे ट्रायल करा देते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल या कोई भी ट्रायल करा देते हैं। उस ट्रायल के बाद अगर वो अप्रूव करते हैं तो उसको फिर बाद में अप्रूवल मिलती है। फिर वो इदारा उससे एक बुक प्रॉपर जो है एक बुक पब्लिश होती है और उस मेडिसिन का नाम उस बुक के अंदर आता है। तो फिर उस मेडिसिन को हम कहते हैं कि ये ऑफिशियल मेडिसिन है, मीन्स इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद है। OTC ड्रग्स अभी जितने भी मेडिसिन आ रही है, इंटरनेशनल मेडिसिन हो या लोकल मेडिसिन हो, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड ही आता है। पहले ज़माने में जो मेडिसिन आते थे वो शायद वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, और अभी वो स्टिल वो कोशिश में है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर आ जाए, लेकिन वो या तो ट्रायल बेस के ऊपर है या वो अभी भी रिसर्च बेस के ऊपर मौजूद है। तो रिसर्च जब तक आप प्रॉपर मेडिसिन रिसर्च नहीं करते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च नहीं करते हैं, लेबॉर्ट्री रिसर्च नहीं करते हैं, उसके बाद फिर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए आप दवाई भेजेंगे। कंट्रोल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो नार्कोटिक मेडिसिन है, मीन्स के आपको हर पेशेंट को ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, डिपेंडेंट है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर देते हैं। और जैसे ऑपोइड ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, जो स्लीप वगैरह के लिए देते हैं, जो वगैरह वगैरह इन चीज़ों की जो प्रोवाइड करते हैं। हाई एलर्जेटिक मेडिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली ये हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ICUs के अंदर, CCU के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग वाले मेडिसिन हैं और ये खाने के बाद ही फ़ौरन असर आता है, फ़ौरन। तो हाई एलर्जेटिक मेडिकेशन के अंदर ये भी आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेपरीन है। हेपरीन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म करता है, और एक पेशेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो ब्लीडिंग कर रहा है और आपको नहीं पता कि हेपरीन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। हेपरीन के जो है वो ये है कि आप हेपरीन करने के बाद ब्लड का जो क्लॉटनेस है वो और कम हो जाता है, तो पेशेंट मज़ीद ब्लीड करेगा और इससे पेशेंट जो है वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये हाई एलर्जेटिक मेडिकेशन है। या पोटाशियम है, कैसीएल एम्प्यूल जो आता है, एक पेशेंट का पोटाशियम जो है बहुत ज़्यादा है और हाइपरकैलेमिया के अंदर है और आपने मज़ीद पोटाशियम दे दी हॉस्पिटल के अंदर, तो ये पोटाशियम की वजह से वो पेशेंट एरिथमिया में जा सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये हाई एलर्ट मेडिकेशन है, ये भी ही डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। और हाईली
मोनिटर किया जाता है ऐसे मरीज़ जिनको ये हाई रेटेड मेडिकेशन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर कुछ क्लासिफिकेशन है। थेरापेटिक क्लासिफिकेशन मीन्स कि हम ट्रीटमेंट के लिए दवाई लेते हैं या देते हैं, जो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स मरीज़ों को, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर, एनजाइलेटिक्स, एनजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह के लिए, जो ऑपॉइड वगैरह जो पेशेंट यूज़ करते हैं दवाई स्लीप के लिए यूज़ करते हैं, या टेंशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या कोई डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे एनजाइलेटिक्स है। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया वगैरह के लिए। एंटी अस्थमेटिक्स, ये एक बीमारी है अस्थमा, उनके लिए जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उनके लिए जो यूज़ करते हैं। ये भी क्रोनिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते, एक डिजीज़ है। एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन वगैरह के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, या कोई और इन्फेक्शन हो, तो उसको कंबाइनली हम एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन कहते हैं। एंटी मलेरियल है, मलेरिया वगैरह के लिए। एंटासिड्स है, एसिड के अगेंस्ट जो मेडिसिन दी जाती है, जिस तरह अल्कलाइन एजेंट्स है, या हमारे जो मार्केट के अंदर आती है मेडिसिन्स एंटासिड्स, जो ट्यूबल टेबलेट्स के अंदर आते हैं, या गेवेस्कॉन के अंदर गेवेस्कॉन के नाम से एक मेडिसिन आते हैं, म्यूकैन के नाम से आते हैं। इस तरह बहुत सारे मेडिसिन हैं जो एंटासिड की दी। एंटासिड मीन्स के एसिड के अगेंस्ट, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटी एक्नीस जो फेस के ऊपर निकलते हैं, स्पोर्ट्स टाइप, उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। एंटी एंजाइनल, जो हार्ट MI वगैरह के लिए जो दी जाती है, हार्ट पेन वगैरह के लिए। एंटी एरेथमियास एक्चुअली ये इनका ताल्लुक़ है ब्लड उसके साथ, हार्ट बीट के साथ। मीन्स के एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपर के टेकिकार्डिक है पेशेंट, तो कभी कभी टेकिकार्डिया हो जाता है, कभी कभी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, तो ये कैटेगरीज आता है एरेथमियास के अंदर। तो उनके लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो एंटी एरेथमियास के अंदर आता है। अच्छा, हाइपोलिपिडेमिक्स मीन्स के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लिपिड्स को कम करने के लिए। एपिलेप्सी के लिए जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है। एंटी एमेटिक्स, वोमिटिंग वगैरह के लिए। एंटी डायरियल, लूज मोशन वगैरह के लिए। एंटी हिस्टामिन, एलर्जी के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल स्किन एलर्जीज़ हो, या एचिंग हो, या स्कैबीज़ हो, या डेंड्रफ वगैरह हो, या जो भी हो जो ऐसे एचिंग वगैरह प्रोड्यूस करें, उसके लिए जो मेडिसिन आती है वो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अच्छा, कुछ रिलेटेड डेफिनेशन और है। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। रिसेप्टर्स का मतलब है एक्सेप्ट करने वाला। हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी में हज़ारों सेल्स हैं, मिलियन बिलियन की तादाद से सेल हैं, और हर सेल के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल मौजूद है जो एक्चुअली प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो प्रोटीन है, ये इनका जो रोल है वो ये है कि एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। वो कैसे पहुंचाना? इस मॉलिक्यूल की वजह से पहुंचाना। फॉर एग्जांपल हार्मोन, कोई भी हार्मोन, कोई किसी ग्लैंड से अगर कोई हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो हार्मोन आता है ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड के थ्रू से ही वो टारगेट सेल के पास जाता है। तो वो जो टारगेट सेल है वो हार्मोन अंदर नहीं जाता कि अंदर ही चला गया और फिर न्यूक्लियस के अंदर चला गया और फिर वो उन्होंने ये एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया। नहीं, वो हार्मोन जाके उस रिसेप्टर को डिटेक्ट करता है, और वो रिसेप्टर्स उस हार्मोन को एक्सेप्ट करता है, उसके मैसेंजर्स जो मैसेज है उसको एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद वो जो रिसेप्टर है वो ट्रांसड्यूस करता है उस इफेक्ट को, उस रिस्पॉन्स को सेल के अंदर जाने में वो हेल्प करता है। मीन्स के पहले, सबसे पहले एक्सेप्ट किया मॉलिक्यूल्स को, केमिकल्स को, उसके मैसेज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अंदर ट्रांसफ़र किया। तो एक्चुअली वो एक रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर मीन्स एक्सेप्ट करने वाला। कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं या केमिकल्स लेते हैं, तो वो केमिकल्स डायरेक्ट जाके उस रिसेप्टर्स के ऊपर लग जाते हैं, और फिर वो रिसेप्टर्स उस केमिकल का रिस्पॉन्स, उस केमिकल का मैसेज अंदर जाके ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो उसको हम कहेंगे रिसेप्टर्स। और ये बने होते हैं प्रोटीन के। ये हर सेल्स के ऊपर अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। वायरल के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं, बैक्टीरियल मेडिसिन के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं, फंगल के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं। हर इन्फेक्टिव एजेंट के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स मौजूद है।
उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हम दवाई क्यों देते हैं, वजह क्या है, और फिर क्यों मेडिसिन हम लेते हैं, इनका कोई रीज़न क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है द वेज बाय विच ड्रग्स कैन प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट, मीन्स के जिस तरीके से आपने मेडिसिन लिया उस तरीके से उस मेडिसिन ने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो उसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डोज द अमाउंट ऑफ ड्रग्स टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम, एक टाइम पे आपने कितना डोज एडमिनिस्टर किया, ओरल दिया या आईवी दिया, एक वक्त पे 100 mg दिया, 200 mg दिया, 300 mg दिया, जितना भी दिया, लेकिन एक टाइम पे मॉर्निंग डोज आप दे रहे हैं हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर। तो उस एक टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 मेडिसिन एक साथ दी, एक पेशेंट को दवाई चल रही है, पेनड्रो अलग चल रही है, उनको पैरासीटामोल अलग चल रही है, मॉर्निंग डोज की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर उस पेशेंट को अस्कार्ड अलग चल रही है, उस पेशेंट को पैनाडोल अलग चल रही है, उसको एक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन अलग चल रही है, वो सारे के सारे मॉर्निंग डोज है। तो सब डोज को हम एक ही डोज कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हमने इतने डोज मेडिसिन दे दी, मीन्स के हमने अस्कार्ड के इतने डोज दिए, पेनाडोल के इतने डोज दिए, पैरासीटामोल के इतने डोज दिए, प्रोवास कितने डोज दिए, वगैरह वगैरह। तो सारे को कंबाइन करके एक अमाउंट आता है, तो फिर इस अमाउंट को हम कहेंगे डोज। फार्माकोलॉजी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिकेशन मीन्स के रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिंग, कि आप किस वजह से आप मेडिसिन ले रहे हैं, वजह क्या है, फीवर है, इन्फेक्शन है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगी है, या कोई चिकनगुनिया है जो आजकल बहुत कॉमन है, कोई और एलर्जी है, रीज़न क्या है। अब मेडिसिन लेने की आप क्यों लेते हैं मेडिसिन, तो वो जब आप रीज़न ढूंढते हैं तो उस रीज़न बेस पे आप मेडिसिन लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंडिकेशन। और ये अगर आप जाके किसी मेडिसिन के अंदर जो लिटरेचर होता है उसके मतलब प्रॉपर मेंशन होता है कि इंडिकेशन मीन्स के मेडिसिन क्यों इस्तेमाल की जाती है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिल्कुल अपोजिट है इंडिकेशन का, कि एक फॉर एग्जांपल अ सिचुएशन वेयर द ड्रग्स शुड नॉट बी टेकन, एक ऐसा सिचुएशन है जो आप ड्रग्स बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। वो एक सिचुएशन है प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के अंदर फिर कैटेगरीज है ना, जो भी मार्केट के अंदर जो मेडिसिन आती है, फिर उस कैटेगरीज के ऊपर वो मेंशन किया जाता है उस लिटरेचर पेपर के ऊपर, कि प्रेगनेंसी की कैटेगरी, वो अलग मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा प्रेगनेंसी की कैटेगरीज के ऊपर, कि इस कैटेगरी के अंदर ये मेडिसिन अलाउ है, इस कैटेगरी के अंदर अलाउ नहीं है। तो फिर उस कैटेगरी के अंदर मीन्स के एक मेडिसिन है एस्पिरिन, जो अस्कार्ड के नाम से या डिस्पिरिन के नाम से मार्केट में आता है। अब वो प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आपने प्रेगनेंसी के अंदर दिया तो फिर ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्ट फिटस के ऊपर हो सकता है, और हम ब्लीडिंग हो सकता है, और एबॉर्शन वगैरह हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिर उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है फिटस के ऊपर पड़ता है, बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स के बिल्कुल आप नहीं दे सकते, शुड नॉट बी टेकन, बिल्कुल नहीं दे सकते। या एक पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आपने एस्पिरिन दिया या आपने हेपरिन लगाया, या एक पेशेंट को एलर्जी से किसी भी मेडिसिन से, फॉर एग्जांपल ब्रूफिन से एलर्जी है, और आपने पेशेंट से पूछा भी नहीं है, क्योंकि फार्माकोलॉजी का मतलब ये है कि हम मरीज़ जब भी मेडिसिन मरीज़ को देते हैं तो मरीज़ से पूछना चाहिए कि आपको इस मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो पेशेंट को भी बताना चाहिए कि पेशेंट को डॉक्टर्स को या नर्सेज को खुद बताए कि मुझे पैराडोल से एलर्जी है, ब्रूफिन से एलर्जी है, या किसी एस्पिरिन से एलर्जी वगैरह वगैरह, किन चीज़ों से एलर्जी है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के लिस्ट के अंदर आता है। इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट मीन्स के मेडिसिन का असर क्या है, ये वही जो एफिकेसी की बात हो रही है दोबारा, डिज़ायर रिजल्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, कि आपने मेडिसिन ली और उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपको फीवर है, तो मैं फीवर की वजह से पेनाडोल ले रहा हूँ, तो पेनाडोल का डिज़ायर्ड इफेक्ट ये है कि फीवर को सेटल करना, फीवर को डाउन करना, फीवर मतलब कम करना, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट ये है। और साइड इफेक्ट ये है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, आपको पता ही नहीं है, एडिशनल इफेक्ट है।
आपको नहीं पता कि ये पेनाडोल खाने के बाद हो सकता है एलर्जी हो सकता है पेशेंट के हो पेशेंट को वोमिटिंग हो, नोज़िया हो, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, या कुछ और पेशेंट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ जाए। तो ये सारे के सारे जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। ये पेशेंट को भी नहीं पता, और जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उनको भी नहीं पता। वो एडिशनल इफेक्ट है, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्स इफेक्ट, मीन्स के एडिशनल इफेक्ट है। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम द सिम्टम्स हैव परसिस्टेड, मीन्स के द टाइम ऑफ ड्रग्स कंसंट्रेशन एज सफिशिएंट टू एलिसिट अ थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, कि एक मेडिसिन ने कितने टाइम के बाद उस मेडिसिन ने अपना थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो किया, और कितने देर तक शो किया। सुबह पेनाडोल ली, एक पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मैंने सुबह 2 पेनाडोल ले ली और 6 घंटे तक बुखार ठीक हुआ, उसके बाद 6 घंटे के बाद दोबारा बुखार आया। तो ये एक्चुअली ड्यूरेशन है कि 6 घंटे के अंदर ये मेडिसिन का मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो 6 घंटे तक है। तो डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि आपने 6 घंटे के बाद पेनाडोल लेनी है, मीन्स के एज़ पर नीडेड भी आप ली सकते हैं, और अगर फीवर बार बार आ रहा है और हर 6 घंटे के बाद आ रहा है तो आप उसको 6 घंटे के बाद देंगे। कि लेंथ ऑफ टाइम क्या है मेडिसिन का, ऑनसेट क्या है, हाउ क्विकली मेडिसिन वर्क, कितने टाइम के बाद, कितनी जल्दी मेडिसिन असर करता है, द टाइम इट टेक्स फॉर द ड्रग्स टू एलिसिट अ थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, के रिस्पॉन्स आने तक ड्रग्स कितना टाइम लेता है। मेडिसिन ली, कुछ शॉर्ट जैसे कैटेगरीज के अंदर आता है ना, लॉन्ग एक्टिंग इनहिबिटर्स, शॉर्ट एक्टिंग इनहिबिटर्स, या शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट, के मेडिसिन लिया और मेडिसिन खाने के बाद फ़ौरन रिस्पॉन्स आया तो वो शॉर्ट एक्टिंग है। 1 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स आया, 10 मिनट के बाद रिस्पॉन्स आया। ओरल मेडिसिन जो भी आप लेते हैं ना, ओरल, सबलिंगुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरल, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा देर आता है, क्योंकि वो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, वो जाके पहले स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद लीवर में जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आती है। तो ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग है, मतलब 30 मिनट्स के बाद रिस्पॉन्स आता है। तो वो ऑनसेट मीन्स हाउ क्विकली मेडिसिन वर्क। कुछ राइट्स हैं मेडिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें फिंगर टिप्स के ऊपर जो है आना चाहिए। राइट मेडिकेशन मीन्स के आपने मेडिसिन जब भी आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले पेशेंट से पहले एडमिनिस्ट्रेशन से पहले मेडिसिन को देखना चाहिए कि मॉर्निंग डोज ब्रोफिन है, या मॉर्निंग डोज पेनाडोल है, या कोई अस्कार्ड है, या जो भी है। अस्कार्ड नाइट डोज है, आपने मॉर्निंग में दे दी, या मॉर्निंग डोज है आपने नाइट में दे दी, तो ये राइट मेडिकेशन के अंदर नहीं आता। आपने प्रॉपर चेक किया, फाइल के अंदर आपने चेक किया कि राइट मेडिकेशन है, मैं ये जो 2 बज रहा है, मैं 2 बजे के मेडिसिन सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। उसके बाद राइट अमाउंट 200 mg है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि फ्लेजल मार्केट के अंदर 400 mg के अंदर आती है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया 200 mg के अंदर, तो आप क्या करोगे? आप 400 mg दोगे? नहीं, आपने राइट अमाउंट देना है, एक्चुअल डोज देना है, आपने कैलकुलेट करना है, आपने 200 mg देनी है, तो राइट अमाउंट। उसके बाद राइट पेशेंट, बहुत सारे मरीज़ है वार्ड के अंदर, 10 15 20 मरीज़ है, और कभी कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो फिर आप, एक पेशेंट ए है, एक पेशेंट बी है, एक पेशेंट सी, पेशेंट डी, बहुत सारे पेशेंट है, और पेशेंट डी का मेडिसिन आपने पेशेंट ए को दे दिया, और पेशेंट ए की मेडिसिन आपने पेशेंट डी को दे दी है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें याद आना चाहिए। राइट मैनर एंड राइट रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IM इंजेक्शन है, आपने IV दे दी, IV इंजेक्शन है, आपने IV दे दिया, या इन्हेलेशन है, आपने मरीज़ को बोला चलो इसको ओरल करो, नेज़ल इन्हेलेशन है, आपने ओरल किया, या कोई और एप्लीकेटर है, अप्लाई ऑन द बॉडी एंड द स्किन, वो आपने खिला दिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर इंसुलिन के अंदर मैंने इंसुलिन, ऐसे नर्सेज देखे हैं जो इंसुलिन पेशेंट को ये कहा है कि इंसुलिन के कुछ ड्रॉप्स है ना, जो इंजेक्शन के अंदर, इंसुलिन इंजेक्शन के अंदर हम फिल करके लगा देते हैं मरीज़ को एब्डोमेन सबक्यूटेनियस के अंदर, तो उसको किसी मेडिसिन के साथ या किसी डोज के साथ उसको मिला के ओरल खिलाया है। तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट क्या है पेशेंट का। राइट डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज़ों, आपने सब चीज़ें कर ली, उसके बाद फिर आप प्रॉपर तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करो, फाइल के अंदर मेंशन करो कि मॉर्निंग डोज डन, या इवनिंग डोज डन, या नाइट डोज डन। राइट असेसमेंट,
पेशेंट का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट खाने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद आपने मरीज़ को असेस भी करना है। ऐसा ना हो मरीज़ के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो पेशेंट के लिए, और मरीज़ जो है आप जाके मोबाइल में लगे और मरीज़ का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या वो टेकिकार्डिया में चला गया, या वो वीटी में चला गया, और फिर जब वापस आते हैं मरीज़ नहीं है, मरीज़ की डेथ हो गई है, तो फिर आप फिर एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए आपका फ़ाइल जो है पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाता है। राइट एवेलुएशन, आपने पेशेंट को एवेलुएट करना है कि उस दवाई के असर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। राइट टू रिफ्यूज़ टू मेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए भी और आपके लिए भी है। एक पेशेंट है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मेडिसिन नहीं खा रहा है, तो आप फिर क्या करोगे? आप ज़बरदस्ती खिलाओगे या नहीं खिलाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाओगे। आपने सिंपल फाइल के अंदर आपने मेंशन करना है कि पेशेंट रिफ्यूज़ द मेडिसिन ओनली, बस। तो पेशेंट के पास ये राइट्स है कि वो पेशेंट जब रिफ्यूज़ करे तो रिफ्यूज़ करे, आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। फिर आपने डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद कुछ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इन्फॉर्मेशन है, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। टेक्स्ट बुक से मिलती है, मीडिया से मिलती है, नेचर से मिलती है, प्रॉपर्टीज से मिलती है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स से मिलती है, फैक्ट्रीज़ के अंदर वहाँ जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। फार्माकोपिया मीन्स के बुक्स के अंदर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड वाले बुक्स है उसके अंदर मिलती है। फार्मूले लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो फार्मूला वगैरह जो उनसे हमें मिलती है, प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ों को। जर्नल से हमें मिलती है। फार्मासिस्ट वगैरह जो हजरात हैं उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ड्रग्स नोमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स के नोमेनक्लेचर मीन्स कि ड्रग्स की दवाइयों का नाम हम कैसे नाम देते हैं। एक है केमिकल नेम, मीन्स के जो ड्रग्स का जो केमिकल फार्मूला है, जो जिस तरह आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर जाएंगे ना, तो फिर उसमें बहुत सारे CHO3 अलग है, और सोडियम अलग है, और पोटाशियम अलग है, और इसके अंदर ये पूरा एक बॉन्ड के अंदर वो मेंशन किया जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सारे के सारे जो आपस में मिले होते हैं, तो वो केमिकल फार्मूला है जो मेंशन किया जाता है कि ग्लूकोज है, उसके साथ मैग्नीशियम है, उसके साथ फास्फोरस है, वगैरह वगैरह, वो केमिकल नेम है। वो ये बहुत बहुत टफ है, ये कोई भी डॉक्टर भी याद नहीं करता, कोई भी फार्मासिस्ट भी याद नहीं करता। तो जो सबसे आसान है वो जेनेरिक नेम है, जो नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब ये है कि वो किसी मकसद के लिए यूज़ नहीं होती है, मतलब किसी इदारा जो है अपने नाम से वो बिल्कुल जो है वो नॉम क्लेचर के अंदर नहीं आ सकता। वो सिंपल नेम होता है, और वो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो तो आपको एक ही नेम से वो मेडिसिन मिलेगी। जो फार्मूला एक्चुअली जो फार्मूला है, जिस पेनाडोल है, पेनाडोल का फार्मूला क्या है? पैरास्टामोल। तो वो पैरास्टामोल एक्चुअली जेनेरिक नेम है। दूसरा है ब्रांड और ट्रेड नेम। हर कंपनी अलग नेम से दवाई का नाम, अपना नेम मेंशन करता है, फिर उसके बाद वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए उस इदारे के पास चला जाता है, और फिर वो इदारा ही उस दवाई को नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मेडिसिन डिस्कवर की और उस मेडिसिन का मैंने नाम रखा फ्लेजल, तो वो फ्लेजल और सब चीज़ें फार्मूला वगैरह, फार्मूला तो सब सेम है, तो वो मैं उस इदारे को भेजूँगा, पूरा रिकॉर्ड एक फ़ाइल भेजूँगा, और फिर उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये मेरा नाम है, ये फार्मूला है, ये सब चीज़ें ये है, ये कंपोजिशन है, ये केमिकल फार्मूला है, तो बराए मेहरबानी करके मुझे ये नाम मेरे लिए अप्रूव करें। तो वो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि ये नाम पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर कंट्री के अंदर है तो पहले से मौजूद नहीं है तो फिर ठीक है, उसके बाद फिर उसको अप्रूवल मिल जाती है। अगर पहले से मौजूद है तो वो नाम फिर दोबारा दूसरा नाम, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड वाली दूसरा नाम उसको प्रोवाइड करता है। तो वो है ब्रांड नेम या ट्रेड नेम। मेटाकोलोन जिस तरह ट्रेड नेम है, फ्लेजल ट्रेड नेम है, एमॉक्सेल ट्रेड नेम है, और जेनेरिक नेम एमॉक्सिलिन है। मेटाकोलोन का जेनेरिक नेम मेटोक्लोप्रामाइड है, और फ्लेजल का जेनेरिक नेम मेट्रोनिडाज़ोल है। प्रेगनेंसी कैटेगरीज़ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कुछ कैटेगरीज़ है, कैटेगरी एक्स, कुछ ड्रग्स है जो इन कैटेगरीज़ के अंदर हम दे सकते हैं, कुछ ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और इसी लेक्चर के अंदर करूँगा इंशाल्लाह। फिर आपको 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगी, तो फिर आप वहीं से आप प्रॉपर समझ सकते हैं। स्टडी जैसे कैटेगरी है, स्टडीज़ एंड प्रेग्नेंट वोमेन फेल टू शो रिस्क टू द फिटस, कि कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वो रिसर्च की
और फिर वो फेल हो गए कि भाई इनकी बहुत सारे रिस्क है, फिटनेस को रिस्क है और बॉडी को रिस्क है, तो इसलिए ये कैटेगरी वाले मेडिसिन हम बिल्कुल प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते। कैटेगरी बी वाले एनिमल्स के ऊपर वो स्टडी किया गया और फिर वो भी फेल हो गए कि इसके बहुत सारे रिस्क है फिटनेस को, तो इसलिए ये इनके ये जो है हार्मफुल है और इनके कोई प्रॉपर बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी की एंड बॉडी को, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये सारी कैटेगरीज है कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रग्स बॉडी इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स बॉडी इंटरेक्शन का मतलब ये है कि ड्रग्स और बॉडी के आपस में क्या इंटरेक्शन है। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक है फार्माकोडायनामिक्स। दोनों के आपस में ताल्लुक है, ये दोनों के जो एरो है ना आपस में एक दूसरे के पास है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का ही बहुत बड़ा रिलेशन है बॉडी के साथ। जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग्स, इसका मतलब ये है कि आपने दवाई ली, अब ये दवाई बॉडी के अंदर चले गई, ये बॉडी इस दवाई के साथ क्या आगे जाके क्या करता है, तो इसको हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या करता है, आपने मेडिसिन ली, सबसे पहले आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन एब्जॉर्ब हो गई, बॉडी ने उस मेडिसिन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। फिर वो एब्जॉर्प्शन के बाद वो मेडिसिन चली गई कहाँ, लीवर के पास, लीवर ने उस मेडिसिन को मेटाबोलाइट किया, मेटाबोलाइट करने के बाद वो मेडिसिन चली गई पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए, जहाँ वो टारगेट सेल है वहाँ जाने के लिए वो सर्कुलेट हो रही है। अब वो असर करने के बाद उस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि बॉडी में वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वो बॉडी से एलिमिनेट होती है। तो फिर उसके बाद एलिमिनेशन मीन के बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करता है, सबसे पहले उसने खा ली, आपने पानी के साथ मेडिसिन ली, एसोफेगस के थ्रू से वो मेडिसिन चली गई स्टमक में, स्टमक से जो है वो मेटाबोलाइट हो गई, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो गई, फिर उसके बाद फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गई, फिर उस एब्जॉर्ब करने के बाद पोर्टल वेन के थ्रू सीधे चले गई लीवर के पास, लीवर ने उसको फर्दर जो है अपना रोल प्ले किया। उसके बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गई, ब्लड सर्कुलेशन के बाद फिर वो उन्होंने टारगेट एक्शन दिखाया, एक्शन के बाद वो एलिमिनेट हो गई, टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी से चला गया और बॉडी ने ही निकाल दिया, ये दवाई ने नहीं किया, ये बॉडी ने ही किया। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग्स के साथ बॉडी का क्या रोल है। और फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट द ड्रग्स डज द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाइयों ने बॉडी के साथ क्या किया। मीन्स के पैनाडोल आपने खा ली, क्यों खाया, पैनाडोल फीवर है, अब फीवर तो है, पैनाडोल खाने के बाद क्या आपका फीवर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो सेट हो गया और आपका फीवर बेहतर हुआ, 100 पे आया, 99 पे आया, आपका सर दर्द बेहतर हुआ, आपकी बॉडी की जो बॉडी एचेस है वो बेहतर हो गई, तो पहले क्यों नहीं बेहतर हुए, इसका मतलब ये है कि पैनाडोल खाने के बाद ही बेहतर हो गए। तो वो जो बाद ही बेहतर हो गए वो पैनाडोल की वजह से बेहतर हो गए, तो वो एक्चुअली वो क्या है, फार्माको डायनामिक्स है। व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, उसने बॉडी के साथ क्या किया, उसने बॉडी का जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो क्रिएट किया या नहीं किया। तो ये दोनों इसलिए हम पढ़ते हैं। एगोनिस्ट जो पहले हमने पढ़ा था, रिसेप्टर्स, ये वही एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल मैसेंजर्स या कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस या कोई भी हार्मोन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह वगैरह, वो अगर कोई सेल से रिलीज़ होता है और वो टारगेट सेल के पास जाके वो एक्शन दिखाता है, तो फिर वो एगोनिस्ट के थ्रू से ही जाके वो सेल के रिसेप्टर्स तक बाइंड हो जाती है, और फिर बाइंड के बाद फिर वो रिसेप्टर्स आगे जाके मैसेज ट्रांसफ़र करता है सेल को कि भाई मुझे ये एक मैसेज मिला है और इस मैसेज का मतलब ये है कि आपने ये वाला एक्शन दिखाना है, ये वाला बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना है, तो फिर वो सेल वैसे ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, तो उसको हम कहेंगे एगोनिस्ट। अ केमिकल मैसेंजर दैट बाइंड टू आवर रिसेप्टर्स and trigger the cell's response, often referred to as drugs that mimic a normal messenger actions के आपने एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, एक एक्शन क्रिएट करना है, तो वो एक्चुअली क्या है, एगोनिस्ट। मीन्स के एक पेशेंट है, उनको नींद नहीं आ रही,
और वो रात 2 बजे तक वो बेचारा कभी एक साइड करवट लेता है, कोई कभी दूसरी साइड करवट लेता है। और करवट लेने के बाद जो है वो आखिर उसने सोचा यार मेरे पास तो जेनेक्स पड़ी है, और उसने जेनेक्स खाई। जेनेक्स खाने के बाद थोड़ी देर के बाद 10-15-20 मिनट के बाद जब 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 तक वो फार्माकोकाइनेटिक हो जाता है, बॉडी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन वगैरह सब चीज़ें, फिर उसके बाद फार्माकोडायनेमिक एक्शन आता है। पर फार्माकोडायनेमिक एक्शन के बाद इसका मतलब ये है कि केमिकल मैसेंजर ने अपना मैसेज को क्रिएट किया, सेल के अंदर चला गया और सेल को ये पैगाम मिली कि भाई पेशेंट ने ये मेडिसिन ली, तो भराई मेहरबानी करके जितना भी जो सेल है जो जो आपके कॉन्शियस लेवल को एक्टिव करता है, तो भराई मेहरबानी करके अपना कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा लूज़ करो, तो आराम से बंदे को नींद आ जाता है। तो वो एगोनिस्ट है। और एक दवाई पेनाडोल, आपने पेनाडोल खाया, तो पेनाडोल से तो एगोनिस्ट नहीं है ना, वो तो आप जिस एक्शन के लिए ले रहे हैं, जिस रिस्पॉन्स के लिए आप ले रहे हैं, तो वो एगोनिस्ट नहीं है, तो वो आप उनसे आपको नींद नहीं आती। तो एगोनिस्ट का मतलब ये है कि आपने मेडिसिन खाई, आपने कोई केमिकल सब्सटेंसेस ली, और फिर वो रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया, और रिसेप्टर ने जाके सेल को मैसेज ट्रांसफ़र किया। सेल ने पूछा कि ठीक है, मुझे ये मैसेज मिला है, तो अब मुझे उसके रिप्लाई में क्या देना है, मैंने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना है, कोई फिजिकल रिस्पॉन्स देना है, तो मैं वो क्रिएट करूँगा। तो इस तरह बॉडी को क्या आ जाता है, नींद आ जाती है। ड्रग्स रिसेप्टर्स इंटरेक्शन, देखो सेम कहानी है। ये एगोनिस्ट है, ये दवाई आ गई, इस रिसेप्टर के ऊपर लगी, फिर उसके बाद उन्हें सेल के अंदर चली गई, और सेल ने क्या किया, इंटरेक्शन किया, सेल ने आके जाके रिस्पांस क्रिएट किया। जो रिस्पांस है ना, ये सेल ने अपना प्रॉपर रिस्पांस क्रिएट किया। और ये जो मैसेंजर्स हैं, इनके प्रॉपर की एंड लॉक मैकेनिज्म मीन्स के हर दवाइयों का अलग अलग रिसेप्टर्स है। पेनाडोल का रिसेप्टर्स पेनाडोल के ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। वो अगर पेनाडोल आप ले रहे हैं कि मुझे नींद आ जाती है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो नींद आने के बाद आपने ऐसे रिसेप्टर वाली मेडिसिन लेनी है कि जो जिससे आपका कॉन्शियस लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो उस रिसेप्टर्स को आपने एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपने नींद वाली मेडिसिन लेनी है। और अगर फीवर है और आपने नींद वाली मेडिसिन ली कि जहाँ से फीवर सेटल हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक एगोनिस्ट है, ये एक रिसेप्टर्स है, इसके ऊपर आ जाके केमिकल मैसेंजर आके बाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद बाइंड होने के बाद फिर सेल के अंदर रिस्पांस क्रिएट हो जाता है। इन्होंने सेल्स के अंदर रिस्पांस क्रिएट की, फिर ये जाके एगोनिस्ट रिसेप्टर इंटरेक्शन आ जाता है, एक रिस्पांस क्रिएट हो जाता है। एंटागोनिस्ट मीन्स के बिल्कुल अपोजिट है एगोनिस्ट का। फिर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, जैसे कुछ मुझे याद है, जैसे जी प्रोटीन कॉपर रिसेप्टर्स, लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स, इंट्रासेलुलर थायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। और फिर जो इंटरेक्शन है ना, जो मेडिसिन का इंटरेक्शन है, वो भी हम देखते हैं कि जिस तरह रिसेप्टर्स और एगोनिस्ट या मेडिसिन का इंटरेक्शन है, वैसे ही दवाइयों का इंटरेक्शन भी होता है। जैसे ड्रग्स इंटरेक्शन के दो दवाइयों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, एक साथ आपने पेनाडोल भी ली और पेनाडोल फ्लेजल भी लिया, क्या वो दोनों एक साथ स्टमक एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? दोनों एक साथ जाके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन के दौरान कोई इशू नहीं होता, या एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है, सर्कुलेशन के अंदर आता है, दोनों के आपस में कोई ताल्लुक है, दोनों के आपस में कोई रिलेशन इतना है कि वो रिएक्ट करे, वो बॉडी के ऊपर रिएक्ट करे, उससे एलर्जी रिस्पॉन्स क्रिएट हो, तो उसको हम कहेंगे ड्रग्स इंटरेक्शन। और फिर कुछ ऐसे इंटरेक्शन है जो आपने दवाइयों के साथ कोई खाना लिया, आपने कोई ऐसे खाना लिया जो उस मेडिसिन को उसका हार्मफुल इफेक्ट आया, मीन्स के आपने दाल खाया और दाल के साथ आपने पेनाडोल ली, तो पेनाडोल और दाल के बिल्कुल नहीं बनते। दाल और पेनाडोल के आपस में बहुत बड़ा एक नेगेटिव, एक डिसएडवांटेज वाला रिलेशन है। तो उनकी वजह से आपको दवाई लेने के बाद आपको कोई रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो वो ड्रग्स फूड इंटरेक्शन है। एक ड्रग्स कंडीशन इंटरेक्शन है, आपको एक बीमारी है और कंडीशन रिएक्शन अकर व्हेन टेकिंग अ ड्रग्स व्हाइल हैविंग अ सर्टेन मेडिकल कंडीशन, मींस के कोई भी कंडीशन है, कोई भी डिजीज़ है, और उसके लिए आपने मेडिसिन ली, गलत मेडिसिन ली, या उसके लिए आपने मेडिसिन ली है, और फिर उस मेडिसिन ने उस बीमारी को मज़ीद जाके
और ख़राब कर दी, तो वो मेडिसिन डिजीज़ के साथ उसका इंटरेक्शन है। तो कुछ बहुत सारा इंटरेक्शन है मेडिसिन का, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल स्टडी करते हैं। ये ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन है, ये एंटागोनिस्ट है। यहाँ पे आपने मेडिसिन ली, कोई भी रिस्पॉन्स अंदर सेल के पास नहीं जा रहा है, और फिर सेल खामोशी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ये डिनाइड कर रहे हैं, मीन्स के सेल को अंदर से कोई ख़बर ही नहीं आ रही। तो जब खबर ही नहीं आ रही तो सेल अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करेगा? तो ये एंटागोनिस्ट है। और एंटागोनिस्ट बहुत सारे हैं, मीन्स के आपने एक पेशेंट है, उसने क्या लिया है, उसने बहुत सारे वो लगाया है। एक पेशेंट वो प्राइमरी एमआई पेन के साथ आ रहा है, और पेशेंट को पहले से ब्लीडिंग है, डॉक्टर को नहीं पता, नर्स को नहीं पता, उन्होंने हेपरिन दे दी है जो ब्लड क्लॉट को ख़त्म करता है और ब्लड को पतला करता है। तो पेशेंट का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसने मरीज़ के मज़ीद ब्लीडिंग बढ़ा दी, और फिर मरीज़ ब्लीडिंग हो रहे तो इससे मरीज़ को डेथ आ जाएगी। तो फिर डॉक्टर को अचानक ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अचानक, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बेचारे डॉक्टर, तो कुछ डॉक्टर तो खैर ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि बस चलो ड्यूटी ही पे कंसिडर है कि भाई मैं 8 घंटे ही गुजारने हैं, और नर्सेज साहिबान भी ऐसे ही होते हैं। तो फिर बाद में उसको पता चलता है, तब तक पेशेंट की 50% लाइफ ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों से। फिर उसके बाद फिर हम ऐसे क्या करेंगे, जो उस मेडिसिन का असर को हम ख़त्म करेंगे, तो उसको हम फिर एंटागोनिस्ट देंगे। और एंटागोनिस्ट क्या है? प्रोटामिन सल्फेट, एक प्रोटीन है एक्चुअली, और फिर वो हम देंगे, तो उसी से फिर वो जो एगोनिस्ट है उसका असर डिक्रीज़ करेगा, और सेल का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को स्टॉप करेगा। तो फिर उसको हम एंटागोनिस्ट के थ्रू से हम इस तरह ले सकते हो। हर दवाई का अलग अलग एंटागोनिस्ट आता है, जिस तरह डोपामिन का अलग एंटागोनिस्ट है, जो नारकोटिक मेडिसिन की उनके अलग एंटागोनिस्ट है, अपॉइड मेडिसिन के अलग एंटागोनिस्ट है, और शॉर्ट एक्टिंग इनहिबिटर्स के इनके अलग एंटागोनिस्ट है, जो आईसीयूज़ के अंदर जो यूज़ होते हैं मरीज़ों के लिए। रूट्स ऑफ ड्रग्स, ये तो पता होगा, 2 कॉमन रूट्स हैं, एक एंटेरल रूट्स, एक पेरेंटरल रूट्स। एंटेरल रूट्स वो रूट्स है जो आप मेडिसिन डायरेक्ट जीआई सिस्टम के अंदर आता है, मीन्स कि या तो आप ओरल ले रहे हैं, या सबलिंगुअल ले रहे हैं, या रेक्टल ले रहे हैं, या आप डायरेक्ट स्टमक के अंदर जा रहे हो मेडिसिन। लेकिन जीआई गट के अंदर जो मेडिसिन आती है वो एंटेरल रूट्स है, और जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो मेडिसिन आती है, या एप्लीकेटर होता है बॉडी के ऊपर जो सरफेस अप्लाई होता है, वो पेरेंटरल रूल है। और पेरेंटरल न्यूट्रिशन भी, जो जिन मरीज़ों को ओरल मेडिसिन या ऐसे पेशेंट जो इम्प्योर रहते हैं, आप उनको ओरल बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, या किसी भी एंटेरल रूट से बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है पेशेंट, तो उन ऐसे मरीज़ों को पेरेंटरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है मरीज़ों को। वो एक बना हुआ एक ड्रिप आता है, एक्चुअली वो प्रोटीन है और कुछ वाइटामिन्स और कुछ शुगर वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। फिर उससे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही ब्लड सेल में वो खुराक जाती है, और फिर वो वो जो सेल है उसको एनर्जी उस खुराक से मिलती है, उसको ग्लूकोज उस खुराक से मिलती है, तो वो हम पेरेंटरल रूट्स को कहेंगे। पेरेंटरल रूट्स के अंदर आईवी आता है, आईएम आता है, और आईजी आता है, और उसके बाद फिर आईजी आता है, सबक्यूटेनियस आता है, लोकल एप्लीकेटर आता है, और उसके बाद फिर नेसल्स के अंदर आता है। ये सारे के सारे पेरेंटरल रूट्स है। ड्रग प्लेस डायरेक्ट जीएच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी के अंदर आता है, जैसे सबलिंगुअल है, ओरल है, रेक्टम। इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। सबलिंगुअल के एडवांटेजेस क्या है कि ये आपने दिया जुबान के नीचे, सबलिंगुअल मीन्स, सबलिंगुअल कहते हैं, सब मीन्स लोअर साइड्स, और लिंगुअल मीन्स टंग, कि टंग के नीचे आप देंगे सबलिंगुअल। तो फ़ायदा क्या होगा? आपने दिया कि टंग के नीचे बहुत सारे कैपिलरीज है, छोटे छोटे बहुत सारे कैपिलरीज है, वो रैपिडली एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाती है, तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, वो स्टमक के अंदर नहीं जाती। स्टमक के अंदर भी जाता है, लेकिन डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता भी है। तो सबलिंगुअल एक्चुअली ये पेरेंटरल भी है और ये एंटेरल भी है। ड्रग स्टेबिलिटी, रैपिड एब्जॉर्प्शन, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ड्रग स्टेबिलिटी मीन्स के ड्रग्स बहुत टाइम तक रहती है बॉडी के अंदर। एडवांटेजेस इसका ये है सबलिंगुअल का, अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट,
अवॉइड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले वो सबलिंगुअल का मतलब ये है कि आपने मेडिसिन्स जो ओरल आप लेते हैं ना, सबसे पहले जाएगा स्टमक में, उसके बाद जाएगा लीवर में, उसके बाद जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके बाद फिर टारगेट सेल के पास जाएगा। तो ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट। जिस तरह आईवी का फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, लोकल एप्लीकेटर का नहीं होता, एनजी का नहीं होता, जो डायरेक्ट आप आईजी जो ग्लूटियस मसल्स के अंदर है जो आप इंसर्ट करते हैं मेडिसिन को या इंजेक्शन को, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले स्टमक में जा रहा है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर वो लीवर में जा रहा है, और एक 20 से 30 मिनट तक ये वक्फा ले रहा है, और फिर उसके बाद असर आता है। जिस तरह इन्होंने शो किया है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेबलेट, बकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेबलेट, बी में जो है बकल है और सी में जो है, ए में जो है वो सबलिंगुअल है। डिसएडवांटेज क्या ये है, इनकन्वीनियंट है, पेशेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा मुश्किल है पेशेंट को। स्मॉल डोजेस, छोटे छोटे डोजेस आप दे सकते हैं, और अनप्लीजेंट टेस्ट अगर आप ज़ुबान के नीचे रखेंगे तो उसका टेस्ट भी अजीब सा होता है, पेशेंट रिफ्यूज़ करता है अक्सर। ओरल का क्या है कि ओरल का ये है कि स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होगा, और फिर फिर लीवर में जाएगा वगैरह वगैरह, फिर सेल में जाएगा। कि आसान है, कन्वीनियंट है, जल्दी पेशेंट ले सकते हैं, पेशेंट को खुशी भी मिलती है, चलो उसको तोड़ तोड़ के खाने के साथ ले लिया, पानी के साथ ले लिया। एब्जॉर्प्शन थोड़ा टाइम लेता है और चीप होता है कंपेयर टू मोस्ट अदर पेरेंटरल रूट्स में, मीन्स के ईज़िली पेशेंट ले सकता है, कोई मुश्किल नहीं है कि पहले आप आईवी करो, उसके बाद फिर आप टूनिकेट लगाओ, फिर पेशेंट को बोलो हाथ नहीं हिलाओ, फिर वो करो, फिर ये करो, उसके बाद फिर ड्रिप लगा दो, बस पेशेंट को बोला ये दवाई लो और पानी पिलाओ, बस ख़त्म। डिसएडवांटेज ये है कि सम टाइम इनएफिशिएंट पेशेंट कभी कभी बिल्कुल जो है ये वो एक्सेप्ट नहीं करता, और मे बी एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि एसिड की वजह से एसिड जाके लग जाता है, और या उस दवाई का असर जो है ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट इफेक्ट की वजह से बहुत टाइम लेता है मेडिसिन, इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और मेडिसिन जैसे स्टमक में जाती है तो आपको नोज़िया वोमिटिंग वगैरह महसूस होती है, क्योंकि वो दोनों की इरिटेशन होती है, आपको इरिटेट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स बाय गैस्ट्रिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस और गैस्ट्रिक एसिड की जो कंपोजिशन है ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से आपको वोमिटिंग और नोज़िया महसूस होती है। इफेक्ट टू स्लो फॉर एमरजेंसीज, मीन्स के पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, और आपने बोला कि चलो ओरल मेडिसिन ले लो, पेशेंट बेचारा वो अपना तकलीफ़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो बता ही नहीं सकते, वो रो रहे हैं मसलसल। तो आप ऐसे हालात में आप ओरल नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट आईवी दो, ताकि फर्स्ट जो पास इफेक्ट है उससे पेशेंट बच सके, और डायरेक्ट जाके एब्जॉर्ब हो, सर्कुलेशन में डायरेक्ट सेल के जाए, और फ़ौरन जो है उसका असर आ जाए। अनप्लीजेंट टेस्ट, कभी कभी मेडिसिन ऐसे है कि इनके बचपन में जो है हम बच्चे जो इसलिए तो डरते हैं मेडिसिन से कि वो टेस्ट ही पसंद नहीं है। अनएबल टू यूज़ अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट बेचारा कॉन्शियस लेवल उसका नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो उसको आप नहीं दे सकते। तो ये डिसएडवांटेज इसका ये भी है। रेक्टल का ये है कि भाई आप कॉन्शियस पेशेंट हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो, कॉन्शियस तो खैर थोड़ा इरिटेट करेगा, लेकिन अनकॉन्शियस बेचारे को पता ही नहीं चलता, और आपने लगा दी जिस तरह इनीमा वगैरह लेग्जेटिव्स वगैरह देते हैं, या फीवर के लिए जो क्या कहते हैं उसको, जो नापा वगैरह आता है, उसके लिए जो हम देते हैं, या कोई बाउल इरिटेशन के लिए, कंस्टिपेशन वगैरह के लिए, या हेमोराइड्स वगैरह के लिए जो अक्सर मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता जल्दी, नोज़िया वोमिटिंग भी नहीं आता, और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए बहुत सारा आसान है, बच्चों के लिए भी आसान है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेशन ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल, मीन्स के कभी कभी एब्जॉर्ब भी नहीं होता, कभी कभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। तो एब्जॉर्प्शन करने के बाद फिर ये मेडिसिन अगर आपने फीवर के लिए लिया तो बहुत टाइम के बाद जो है ये फीवर सेटल हो जाता है। पेरेंटरल रूट मैंने पहले ही बताया, आईवी रूट है, आर्टीरियल रूट है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी जाता है, या ब्लड टिश्यूज़ के अंदर जो जाता है,
या स्किन के अंदर जो जाता है वो सारा का सारा पेरेंटरल रूट है। इंट्रावेस्कुलर आईवी एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एज बाईपास्ड। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, जो स्टमक को और फिर इंटेस्टाइन हो, फिर लीवर हो, फिर उसके बाद सर्कुलेशन, इससे आपको जान छूट गई। बस आपने लगाया, ख़त्म। 100% बायोअवेलेबिलिटी, पूरी की पूरी मेडिसिन चली गई जिसम के अंदर। बायोअवेलेबिलिटी मीन्स कि हर जगह पहुंच गई, हर सेल में जाके जाके पहुंच गई। प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड ऑलमोस्ट इमीडिएट एंसर ऑफ एक्शन, डायरेक्टली असर आता है। लार्ज क्वान्टिटीज़ कैन बी गिवन, आप उसको 1000 ml भी दे सकते हैं, आप उसको 500 ml भी दे सकते हैं, आप उसको 200 ml भी दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। डिसएडवांटेज ये है, ग्रेटर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट पास इफेक्ट है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओरल मेडिसिन, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं पेरेंटरल रूट को, वो डायरेक्ट ओरल देते हैं कि भाई ओरल मेडिसिन ने अगर कुछ गलत भी किया, कुछ गलत भी असर, पेशेंट को कुछ एलर्जी भी आ गई, तो गैस्ट्रिक वॉच करो, जल्दी जल्दी जाके आप एंजियोट्यूब ले लो, पेशेंट का स्टमक जो है वॉश करो, तो कंट्रोल में हो सकता है। लेकिन अगर आपने आईवी दे दी और उस मेडिसिन ने कोई साइड इफ़ेक्ट या वो मेडिसिन पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस ये हो सकता है, ये मरीज़ आपके लिए प्रोड्यूस हो सकता है। हाई कंसंट्रेशन उसके लिए चाहिए, और रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म भी ज़्यादा है, मीन्स के इससे इमरजेंसी हो सकती है, पेशेंट मर सकता है। जैसे ये उन्होंने शो किया आईवी। इंट्रामस्कुलर मस्कुलर के अंदर वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड एक्वेस सोल्यूशन, पानी का एक्वेस मीन्स के पानी ही जाता है और आराम आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। एडवांटेजेस ये है। डिसएडवांटेज है, पेन बहुत ज़्यादा करता है अगर आपको कोई आईएम इंजेक्शन लगता है डेल्टोइड के अंदर या ग्लूटियस मसल्स के अंदर, तो पेशेंट बेचारा इससे ये ज़्यादा अवॉइड करता है, और ये लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर नर्सिस को यह इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर मैं डेल्टोइड लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ बाजू के अंदर इंजेक्शन, और जाके वहाँ से जो नर्व्स जा रही है, जो C1 या C2 नर्व जा रही है, जो हाथ को सप्लाई कर रहा है, जो क्रीनियल नर्व है, सॉरी जो स्पाइनल नर्व है, अगर उसको डैमेज किया तो पेशेंट का पूरा हाथ जा सकता है, पेशेंट का हाथ स्वेल हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आईएम और आईवी इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए नर्सिस को। तो ये तो एक्चुअली ये बुक के अंदर नर्सिस के लिए है भी नहीं, ये नर्सिस को अलाउ भी नहीं है ये वाली इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, ये डॉक्टर्स को ही अलाउ है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स, डेल्टॉइड बाजू के अंदर, ग्लोटियस के अंदर, बटक के अंदर, और उसके बाद फिर लेटरल मसल्स के अंदर, ये साइड पे थाई मसल्स वगैरह। सबक्यूटेनियस, आप सबक्यूटेनियस स्किन की जो लेयर है, डर्मस एपिडर्मस वगैरह वहाँ तक जो जाता है। एडवांटेज ये है कि बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। जिस तरह इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन सबक्यूटेनियस क्यों लगाते हैं कि बहुत स्लो, क्योंकि सबक्यूटेनियस जो सेल है ना, वो एक्चुअली वहाँ पे वो एपिथेलियल सेल्स है, तो एपिथेलियल सेल्स के अंदर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है और वो सिक्रीशन करता है, तो वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो आराम आराम से एब्जॉर्ब करेगा, तो बहुत टाइम के तक ही मेडिसिन का असर होता है, इंसुलिन का असर होता है। जिस तरह एक पेशेंट रात को इंसुलिन लगाता है 10 मिनट 20 मिनट या जो भी लगाता है, तो फिर उसका असर पूरा 24 आवर तक रहता है, फिर उसके बाद अगली रात फिर लगाता है। तो इसका इसलिए एडवांटेज ये है कि बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होती है उसकी। एब्जॉर्प्शन लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो अफेक्टेड एफ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जब आपको कोई भी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो या कोई इशू है, तो आप फिर नहीं लगा सकते, आईएम और आईवी नहीं लगा सकते, तो फिर आप उसको वो दे दो, सबक्यूटेनियस दे दो। कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेजो कंस्ट्रक्टर विल स्लो एब्जॉर्प्शन, मीन्स के इसके कोई वेजो कंस्ट्रक्टर नहीं है, मीन्स के इनके वेसल्स कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकते, ये ब्लड प्रेशर हाई नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर लो नहीं कर सकता, और बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम, ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल नहीं दे सकते। नॉट फॉर एरिटेंट ड्रग्स, जो एरिटेंट ड्रग्स है वो उनके लिए बिल्कुल नहीं है, मीन्स के आप
आई में इंजेक्शन लगा रहा है कि भाई यार मुझे 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए मुझे असर चाहिए, और आपने सोडियम लगाया कुछ और लगाया और फिर आप कह रहे हैं कि इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्लो एब्जॉर्प्शन है। ऐसा नहीं है, वो इरिटेट करेगा, पेशेंट को इरिटेट करेगा और पेशेंट को तकलीफ़ दे सकता है। पेन, नेक्रोसिस, टिश्यू स्लफिंग वगैरह, जहाँ पे पेन है, जहाँ पे नेक्रोसिस है, टिश्यू डैमेज है, टिश्यू की सेल डेथ हो गई है या टिश्यू और ख़राब हो गई, तो वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसे ये सबकुटेनियस है। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्डिनल रूल्स, कुछ रूल्स है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। वॉश हैंड बिफोर गिविंग मेडिस, हर मेडिसिन से पहले जो है आपने दवाई का प्रॉपर जो है वॉश, अपने हाथ को वॉश करना है डिटॉल सोप के साथ या हैंड सैनिटाइजर के साथ। रीड MAR केयरफुली, जो पेशेंट का MAR है, जो नंबर है उसका आपने प्रॉपर जो है रीड करना है। F11 एंड डक्ट चेक द ओरिजिनल ऑर्डर। उसके बाद फिर आपने जाकर अगर आपको कोई महसूस कोई इशू है, आप कंफ्यूज है कि ये ठीक है ठीक नहीं है, तो उसके बाद फिर आपने जाके दोबारा ऑर्डर जाके चेक करना है। Never give medication you are uncertain of unless you have looked them up or have consulted with pharmacy। के इसका मतलब है never give medication you are uncertain of unless you have looked them up or have consulted with pharmacy। जब तक आप फार्मेसी से कंसल्टेशन नहीं लेते या आप प्रॉपर मेडिसिन को देख नहीं सकते या आपको पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन मैं ठीक दे रहा हूँ या ठीक नहीं दे रहा हूँ, तो उसके बाद फिर वो मेडिसिन जब तक नहीं देना। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्डिनल रूल्स, नेवर गिव मोर देन 3 cc पर IM इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी IM इंजेक्शन आप देते हैं तो अगर डॉक्टर ने बोला कि 5 cc दे दो, 10 cc दे दो, तब बिल्कुल नहीं है, ये ड्रग्स अथॉरिटी के ख़िलाफ़ है। तो आपने 3 cc से ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि ये हेमाटोमा करेगा और फिर वो हेमाटोमा अगर क्रिएट हो गया तो सेल अंदर की जाके सेल लीक करेगा, अपना सब्सटेंसेस लीक करेगा और फिर वो सेल को नेक्रोसिस हो सकता है। वेयर ग्लव्स विद ऑल इंजेक्शन, हर इंजेक्शन के बाद जो है अपने ग्लव्स को चेंज करनी है, ग्लव्स को पहननी है। डू नॉट गिव ओरल मेड्स पेशेंट एज वोमिटिंग, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हुआ है तो आपने सिर्फ मेडिसिन नहीं देनी है सर, आपने उस टाइम पे खाना भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना। अगर NPO पेशेंट है या सेडेट पेशेंट है तो उसको बिल्कुल नहीं देना। अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल ड्रॉप है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तब भी नहीं देनी है। फॉलो नार्कोटिक प्रोटोकॉल फॉर साइनिंग आउट ऑफ नार्कोटिक्स, किसी को नार्कोटिक प्रोटोकॉल है, जब आप जब नार्कोटिक मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको नार्कोटिक प्रोटोकॉल की फॉलो, जो रूल्स है वो फॉलो करना है। ड्रग्स कंटेनर लेबल्स मस्ट इंक्लूड एट द जेनेटिक नेम ऑफ द ड्रग्स, स्ट्रेंथ एंड डोसेज फॉर्म एंड हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशन एंड सैम्पल्स। ये सारे के सारे हॉस्पिटल के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जब ड्रग आता है हॉस्पिटल के किसी भी यूनिट के अंदर, ICU के अंदर, CCU के अंदर, तो उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन होता है कि ये हॉस्पिटल है, इसके ये मरीज़ हैं, इनके MR नंबर ये है, इनके डॉक्टर ये है और ये इतने पावर में ये मेडिसिन जा रही है, इस मेडिसिन की जेनरिक नेम ये है, ट्रेड नेम ये है और इनके कैलकुलेशन हमने ये किया और वगैरह वगैरह सारे के सारे जो है मेंशन होता है। ओनली हॉस्पिटल फार्मेसी स्टाफ में अल्टर ड्रग्स कंटेनर लेबल, ये हम नहीं करते, ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी आती है कि भाई नर्सेस को सिर्फ और सिर्फ दवाई मिलना और एडमिनिस्ट्रेटर करना, लेबलिंग करना, ये मेडिसिन। हाँ, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप उसको रिकमेंड नहीं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि मेडिसिन आपने जैसे ही पेशेंट को लगाया तो आप फ़ौरन जो है आप डॉक्यूमेंट करो। ऐसा ना करो कि आप लेबल करो और इसके अंदर इतने पावर mg डालो, इसके अंदर 200 डालो और फिर उसके बाद 300 डालो, फिर उसके बाद मेंशन करो, फिर जाके उसको अलमारी में रखो या क्रश कार्ड के अंदर रखो या जिस फ्लोर की जो भी वहाँ पे रखो। ये कुछ जेनरिक नेम वगैरह देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, एब्जॉर्प्शन देखना है, फिर इंटरनल व्हीकल एप्लीकेशन देखना है, हॉस्पिटल अप्रूव एब्रीविएशन है या नहीं है, ये वगैरह, ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शायद। रिटर्न ड्रग्स, ये भी जब आप जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर तो ये तब पता चलता है, या भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आप पेशेंट जब मेडिसिन कब रिटर्न होगा, अनयूज्ड होगा, पेशेंट ने इस्तेमाल तो नहीं की, ये तो कॉमन सी चीज़ है। पेशेंट बिल्कुल पैक है, एक्सपायर नहीं है और रिकॉर्ड मौजूद है, वो जो स्लिप जनरेटेड है, जो वॉचर जनरेटेड है वो मौजूद है,
पेशेंट ये नर्स करते हैं एक्चुअली, रिटर्न जो ड्रग्स है ना ये नर्सेस का रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो रहा है या एक पेशेंट की एक्सपायर मेडिसिन आपने चेक की, ये भी ज़रूरी है कि मेडिसिन जैसे फार्मेसी से आती है तो आपने चेक ज़रूर करना है, क्योंकि फार्मेसी वाले भी इतने वो परिश्ते नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है कि क्या उन्होंने मेडिसिन सही भेजी है या गलत भेजी है। मैंने खुद बहुत सारे मिस्टेक देखे, बहुत सारे मिस्टेक अगर आ गई तो सबसे पहले आपने उस मरीज़ का एमआर नंबर, उसको आपने रिक्वेस्ट की कि ये मेडिसिन गलत आ गई है, आपने लिखा और फिर आपने एमआर नंबर वगैरह इस पेशेंट की फ़ाइल के ऊपर आपने लॉगिन किया और फिर आपने उसको रिटर्न कर दिया। और फिर फार्मेसी वालों को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये मेडिसिन गलत है या ये ओवरडोज है या गलत एमजी आ गई है या दूसरी मेडिसिन दूसरी वार्ड के पेशेंट की मेडिसिन आ गए, तो फिर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। या उसको आप पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो बहुत सारे मेडिसिन है पेशेंट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो अंदाज़ा है ना ये हमें तब पता चलता है जब हमारा कोई अपना मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर हो। और ये बिलिंग डिपार्टमेंट इतना ही ख़तरनाक है, इतना ही ख़तरनाक है कि आप जितना ज़्यादा हाई फैमिली के साथ आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, आप एक हाई क्लास फैमिली के साथ हो, लेकिन आप हॉस्पिटल के अंदर आपका कोई भी पेशेंट है और बिलिंग डिपार्टमेंट से हर 12 घंटे के बाद ये आपको एक मैसेज आता है कि आप इतना पे करो, आप इतना पे करो, आप इतना पे करो। तो उस पेशेंट के जो अटेंडेंट है उसके पास उसके ऊपर जो हालात जो जो मुश्किल गुजरता है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि जो चीज़ें आप जितना ज़्यादा मिनिमम आप यूज़ कर सकते हैं, मींस कि आप पेशेंट के ऐसा नहीं कि आप 200 mg की डॉक्टर ने 200 mg लिख के दिया और आपने 100 mg दिया, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें आप यूज़ ना करो, एक्स्ट्रा चीज़ें आप पेशेंट के ऊपर इंडेंट नहीं करो, आप एक्स्ट्रा चीज़ें पेशेंट के ऊपर बिल्कुल जो है आप मेंशन ना करो कि ये ग्लव्स इतने डब्बे मंगवा लो और कॉटन इतने डब्बे मंगवा लो, उसके बाद सिरेंजेस इतने डब्बे मंगवा लो। नहीं, आपने 5 सिरेंज मंगवाने हैं 24 आवर के डोजेस। फिर उसके बाद इवनिंग का जो स्टाफ है वो मॉर्निंग का चेक करेगा कि मेरे पास इवनिंग के डोजेस मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स्ट्रा मेडिसिन पड़ी है तो आप वो दे दो, वही डोज मौजूद है तो दोबारा इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए, क्योंकि आपका वहाँ पे जो आपके साथ सिर्फ मरीज़ है और दूसरा है अल्लाह, तो तीनों के आपस में ताल्लुक़ है। आप खुद सोचो, अटेंडेंट तो आप मौजूद है नहीं डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आपने ज़्यादती की तो अगर आपने अच्छाई की तो ये 110% ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इसी चीज़ की वजह से आपको जाके कामयाबी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पेशेंट रिकॉर्ड के पेशेंट का क्या रिकॉर्ड है, मीन्स के रजिस्ट्रेशन मस्ट इंश्योर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड फॉर ईच पेशेंट for whom drugs are prepared are complete, accurate and current except patient admitted for less than 24 hour too। मीन्स के पेशेंट के 24 आवर से कम अगर पेशेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो नहीं, अगर पेशेंट सिर्फ इमरजेंसी के अंदर मौजूद है तो उनकी वो तो ज़रूरत नहीं है, वो तो पेशेंट जितना एक टाइम के ऊपर मेडिसिन यूज़ होती है आपने वो मंगवा ली, ठीक है। एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, आईसीयू के अंदर जा रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, सर्जिकल यूनिट के अंदर जा रहा है और किसी एम्बुलेटरी केयर के अंदर जा रहा है, मीन्स के सीसीयू के अंदर वगैरह वहाँ जा रहा है, तो फिर आपने पेशेंट का हर एक चीज़ रिकॉर्ड में लेकर आना है। ठीक है, जो जो मेडिसिन आपने मंगवानी है आपने लिखना भी है, आपने उसको आगे जाके दूसरे शिफ्ट वाले को बताना भी है कि मेरे पास मॉर्निंग के डोज मैंने लगा दिए, इवनिंग के डोज ये पड़े हुए और नाइट के डोज ये पड़े, तो हर एक चीज़ के जो है आपने रिकॉर्ड करनी है। और ये सारे के वही ये रिकॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जाके आप खुद इनको पढ़ लें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है फार्माकोलॉजी का। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू है समझने में तो मैंने जल्दी इसलिए बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो उसको देखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैंने कैटेगरीज़ वाला और एफिकेसी और पोटेंसी
इनके ऊपर मैं अलग एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ कर रहा हूँ। तो फिर वो भी अपलोड करूँगा, उसको भी फिर आप लोग देखें तो आपको एफिकेसी और पोटेंसी जो है प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।